नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे केस की तह तक चलते हैं जो दिमाग घुमा कर रख देगा। और हाँ, अगर इस तरह के दिलचस्प केस की परतें खोलना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात होगी एक ऐसी बैंक डकैती की जो जितनी शातिर थी उतनी ही हैरान करने वाली भी। सारी कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से, 40 करोड़ रुपए। ग्लीम बैंक से दिन दहाड़े इतनी बड़ी रकम गायब हो गई थी। सोचिए, बैंक के इतिहास की सबसे बड़ी कैश होल्डिंग और चोरों का सबसे बड़ा निशाना। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या थी? ये पूरी की पूरी डकैती सिर्फ 2 मिनट के अंदर हो गई, मतलब 120 सेकंड्स। ये तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना, कोई इतनी जल्दी इतना बड़ा हाथ साफ कर भी कैसे सकता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो तब आया जब पता चला कि चोरों ने सिर्फ पैसे नहीं चुराए थे, वो अपने पीछे वॉल्ट के अंदर एक लाश भी छोड़ गए थे। बस यहीं से ये मामला सिर्फ एक डकैती का नहीं रहा, बल्कि एक रहस्यमयी हत्या का भी बन गया। तो चलिए अब इस जांच में गहराई से उतरते हैं। सीआईडी की टीम जब बैंक पहुंची तो उनके सामने एक ऐसा नजारा था जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक बंद तिजोरी, करोड़ों की चोरी, और उसके अंदर एक लाश। सीआईडी के सामने सवालों का एक पहाड़ था। वॉल्ट तो बाहर से बंद था, तो लाश अंदर पहुंची कैसे? और अगर चोर अंदर थे तो वो बाहर कैसे निकले? और सबसे बड़ा सवाल, पैसा आखिर गया कहाँ? और देखिए, जांच का पहला सिरा ही एक बंद गली में जा पहुंचा। वॉल्ट के अंदर जो आदमी मिला था, जिसकी पहचान मिस्टर राजेश्वर के तौर पर हुई, वो असल में कोई था ही नहीं। उसका नाम, उसका पता, सब कुछ फर्जी था। मतलब वो एक ऐसा भूत था जिसका कोई वजूद ही नहीं था। मामला सुलझने की जगह और उलझता जा रहा था। अब सीआईडी का सारा ध्यान उस 2 मिनट की अविश्वसनीय टाइमलाइन पर था और उन शातिर चालों पर जो पुलिस को गुमराह करने के लिए चली गई थीं। ये थी वो 2 मिनट की खिड़की। इसी 2 मिनट में माना जा रहा था कि 40 करोड़ की डकैती भी हुई और एक कत्ल भी हो गया। यही वो नामुमकिन लगने वाली टाइमलाइन थी जो इस केस की सबसे बड़ी पहेली बनी हुई थी। सीआईडी को गुमराह करने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चली गई थी। 4 बाइकर्स को बैंक से भगाया गया ताकि पुलिस का सारा ध्यान बैंक के बाहर की तरफ चला जाए। और जब सीआईडी ने उन्हें पकड़ा भी तो उनके बैग से क्या मिला? नकली नोट। ये सब सिर्फ एक धोखा था। और बस यही वो पल था जो सीआईडी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्हें यह एहसास हो गया कि उन्हें जानबूझकर भटकाया जा रहा है। असली खेल बैंक के बाहर नहीं, बल्कि बैंक की दीवारों के अंदर ही खेला गया था। अब जांच उस मोड़ पर आ पहुंची जहां छोटी छोटी नजरअंदाज की गई चीजों ने अपराधियों की पूरी कहानी को तोड़ना शुरू कर दिया। और यहां मिला वो एक छोटा सा लेकिन निर्णायक सुराग। वॉल्ट की खिड़की पर जो पॉलिश हुई थी, उसका वार्निश अभी भी गीला था। अब लॉजिक ये कहता है कि अगर पैसों के बैग उस खिड़की से बाहर फेंके जाते तो उन पर वार्निश के निशान जरूर लगते, लेकिन बाइकर्स से मिले बैग वो एकदम साफ थे। तो फिर सवाल ये था कि अगर पैसा बाइकर्स के बैग में नहीं था तो फिर वो गया कहाँ? और इसका जवाब इतना चौंकाने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पैसा कभी बैंक से बाहर गया ही नहीं था, उसे अंदर ही कहीं छुपाया गया था। और फिर सामने आया इस केस का सबसे बड़ा विरोधाभास। जो विक्टिम था, प्रवीण, जो डकैती का मास्टरमाइंड भी था, उसके जूते पर मैनेजर त्रिशा के परफ्यूम के निशान मिले। लेकिन मजे की बात यह थी कि परफ्यूम की बोतल प्रवीण की मौत के बाद टूटी थी। इसका एक ही मतलब था कि जो कहानी बताई जा रही थी वो पूरी तरह से झूठी थी। और फिर एक और सच सामने आ गया। मैनेजर त्रिशा का बेहोश होना कोई हादसा नहीं था, उसके पानी में नशीली दवा मिलाई गई थी। मतलब उसे जानबूझकर इस खेल से बाहर किया गया था। तो अब वक्त आ गया था पर्दा उठने का। असली अपराधी वो नहीं थे जो भाग रहे थे, बल्कि वो थे जो सबके सामने होकर भी किसी को नजर नहीं आ रहे थे। सारे सबूत अब किसी बाहरी लुटेरे या मारे जा चुके मास्टरमाइंड प्रवीण की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। नहीं, अब शक की सुई उन लोगों पर जा टिकी थी जिन्हें बैंक के पैसे की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, बैंक के अपने ही कर्मचारी। तो ये था बैंक कर्मचारियों का शातिर और बेहद क्रूर मास्टर प्लान। उन्होंने पहले प्रवीण के साथ मिलकर योजना बनाई, फिर उसे ही रास्ते से हटा दिया। उन्होंने एक खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस का इस्तेमाल करके सीसीटीवी फुटेज को रोक दिया
और उसकी जगह एक खाली वॉल्ट का पुराना वीडियो चला दिया ताकि सीआईडी को लगे कि पैसा तो बहुत पहले ही चोरी हो चुका है। सीआईडी ऑफिसर के ये शब्द इस पूरे केस का सार हैं। ये सिर्फ डकैती और हत्या का मामला नहीं था, ये भरोसे को तोड़ने का, ये विश्वासघात का अपराध था। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो फिर भरोसा किया तो किस पर जाए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।